नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने एक पॉलिटी का लाइव क्विज़ अपलोड किया था, तो उसी क्विज़ का आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है, टू हुम अमंग द फॉलोइंग डज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज ए लीगल एडवाइज़र। तो अटॉर्नी जनरल किसके बिहाफ पे एज ए लीगल एडवाइज़र काम करते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से एज ए लीगल एडवाइज़र काम करते हैं। आप अगर कोई भी केस अगर आप दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, तो उस पर अटॉर्नी जनरली डील करते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76 आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एंड ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी हो गया। और ये भी पूछा जा सकता है अभी करंटली इंडिया का अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये भी आपको आना चाहिए। अभी करंटली जो है वो है के वेणुगोपाल। ओके, वेणुगोपाल है अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो चलिए, इसका हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन ये है, ये एक बड़ा ही स्टैटिक सा क्वेश्चन है। द यूनियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एनसीएम अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट। ठीक है ना? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये अब ये याद रखना आपको, ये 1992 में आया था। ठीक है ना? चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स आवर कंट्री सफर्ड एंड इम्प्लांटेड फाइनेंशियल इमरजेंसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है ना, कंट्री कितने बार सफ़र किया है और इम्प्लीमेंट किया है फाइनेंशियल इमरजेंसी को? तो इसका सही उत्तर होगा कि अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है इन इंडिपेंडेंट इंडिया। क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे पहला बात ये मैं बता दूं आपको कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है अंडर आर्टिकल 360। हाँ, 360। और ये भी है कि टोटल तीन टाइप के इमरजेंसी होते हैं। पहला इमरजेंसी हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी अंडर अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 352। उसके बाद आता है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, जो भी आप बोलेंगे, वो आता है अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है अंडर आर्टिकल 360। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। ठीक है, जीरो। और नेशनल इमरजेंसी जो अंडर आर्टिकल 352 आता है, वो अभी तक 3 बार लगाया गया है। ठीक है, और जो अंडर आर्टिकल 356 में बोला प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, वो अभी तक काफ़ी बार जा चुके हैं। ठीक है ना? आप लोग देखते ही होंगे कि कोई भी कभी भी अगर इलेक्शन आता है, कोई भी आता हो, तो उस झंझट से बचने के लिए उस स्टेट में प्रेसिडेंट साहब लगा देते हैं प्रेसिडेंट रूल। ठीक है ना? तो वो काफ़ी बार लगाया जा चुका है, तो अभी तक शायद मोर देन 125 प्लस टाइम्स लगा चुके हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द वर्ड सेकुलर वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? ठीक है ना? तो वर्ड सेकुलर को, इस जो सेकुलर है, इस वर्ड को किस अमेंडमेंट में इनकॉर्पोरेट किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है ना? तो इसमें और भी आपको जानना चाहिए, जैसे सेकुलर 3 वर्ड टोटल इनकॉर्पोरेट किया गया था 42nd अमेंडमेंट में। क्या क्या था? सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ठीक है ना? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको नोट बना रहे होंगे, तो आप नोट बना लेंगे तो वो नोट बड़ा ही क्रिप्स हो जाएगा, तो आपको याद करने में आपका सुविधा होगा। तो ठीक है, तो ये सब आप लिख लिया कीजिए। तो क्या क्या वर्ड में मैंने बोला? सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया था। चलिए, ये भी देखिए स्टैटिक सा क्वेश्चन है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द SC/ST कमीशन? ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, जो कि मैंने गलत कर दिया था। देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है, आपको जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को आपको याद करना है, तो इसको भी आप याद कर ले सकते हैं। चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन इज़ अ फंडामेंटल राइट क्लासीफाइबल अंडर। ठीक है ना? जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, ठीक है ना, इसको किस राइट में इंक्लूडेड किया गया था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल 6 टाइप का राइट्स होता है। ठीक है ना? जैसे कि राइट टू इक्वलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, ठीक है, उसके बाद राइट टू
राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ऐसा बहुत सारा है, 6 है टोटल। तो ये आपका आ जाता है जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन को। यह आता है अंडर आर्टिकल, अंडर राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल कितने से कितने तक होता है? आर्टिकल 14 to 18 कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी। कितना? 14 से 18, ठीक है ना। ये आता है राइट टू इक्वालिटी के अंडर, जो कि उसमें से एक है प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन ये किस आर्टिकल में आता है। 14 से 18 मैंने तो बोल दिया, अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि किस किस आर्टिकल में ये प्रोविज़न दिया गया है। चलिए 7th क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, ठीक है ना, विथ रेफरेंस टू द प्रियम्बल। तो देखिए, इट मेंशंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। प्रियम्बल में ऑफ कोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है वही दिया गया है, ठीक है। चलिए थर्ड देख लेते हैं, इट मेंशंस द आइडियल्स टू बी अचीव्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑफ कोर्स ये भी सही बात है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल का आइडियल यही है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसको क्या, उसका असली रूप क्या है, उसको उसी में डिस्क्राइब किया गया है इन द प्रियम्बल इटसेल्फ, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। एंड फोर्थ इज द प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। एग्जैक्टली, दिस इज द करेक्ट, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट, ठीक है ना। तो प्रियम्बल को कब बनाया गया था? जब पूरा संविधान, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद हम लोगों ने, फाउंडिंग फादर्स ने प्रियम्बल को लाया था। तो प्रियम्बल का जो ऑब्जेक्टिव मोशन है इसको कौन कौन लाया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, बाय देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो ये भी आपको आना चाहिए। तो इसमें आपको पूछा नॉट करेक्ट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इट कैन नॉट बी अमेंडेड इवन बाय द पार्लियामेंट एज इट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला है? इट कैन नॉट बी अमेंडेड। पर हम लोग को तो पता है 1976 जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें हम लोगों ने प्रियम्बल को अमेंड किया था, ठीक है ना। जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी किया, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया था। तो ऑफ कोर्स इट इज़ अमेंडेबल, ठीक है ना। प्रियम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं। और हाल ही में आप न्यूज़ सुनेंगे, जो विंटर सेशन इसी साल हुआ, हफ्ता भर पहले, उसमें आप सुनेंगे कि एक प्राइवेट बिल भी लाया गया था, ठीक है ना, जिसमें ये भी इसमें उसमें ये सुझाव दिया गया था, एक सजेशन था कि जो इक्विटेबल वर्ड है उस इक्विटेबल वर्ड को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा प्रियम्बल के अंदर। मुझे इसका ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता, क्योंकि मैंने उस न्यूज़ को नहीं फॉलो किया था। तो बताइए, ऐसा भी हो सकता है, जैसा भी चाहे आप इसको इनकॉर्पोरेट या अमेंड कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर प्राइवेट बिल होता है तो उसको पास करने में मुश्किल होता है। यही अगर कोई मिनिस्टर ने इनकॉर्पोरेट किया होता तो शायद ये अमेंडमेंट आज आप लोग को देखने को मिलता, जो कि कुछ हफ्ता पहले इस मोशन को मूव किया गया था पार्लियामेंट में, ठीक है ना। तो एक करंट अफेयर्स में भी वो आ जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन क्या बोला है, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन टर्म्स ऑफ। तो किस टर्म पे ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंडियन पार्लियामेंट अलग है? जैसे हम लोग को पता है, जो हम लोग का पार्लियामेंट सिस्टम है वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट से लिया गया है, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से सीधा बात लिया गया है। जो भी है, जो भी इनकॉर्पोरेट किया गया है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही हम लोग लिए हैं। तो कौन सा अलग है इसमें से? बोथ हैव रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। एकदम रियल एग्जीक्यूटिव इन द सेंस कि एक होता है प्राइम मिनिस्टर, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो कि बस नाम का होता है, जो प्रेसिडेंट साहब, ठीक है ना। तो एक होता है रियल, एक नॉमिनल। ये हम लोग का भी सेम है, ब्रिटिश में भी सेम होता है। उसके बाद देखिए बाई कैमरा लेजिस्लेचर, ये भी सेम होता है। बाई कैमरा हम लोग का राज्यसभा लोकसभा दोनों होता है। एंड सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया, मान लीजिए जैसे अगर कोई जो ऑपोजिशन पार्टी है, अगर वो कोई मोशन पास करता है, ठीक है ना, कि प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल टू हैंडल द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ऐसा अगर कोई मूव पास कर दे, अगर प्राइम मिनिस्टर को मान लीजिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर का अंडर जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर का अंडर जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होता है, सबको सबको अपना पद से
निकाला जाएगा, ठीक है ना, सब, तो गवर्नमेंट गिर जाएगा। तो इसको कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो ये भी इंस्पायर्ड है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से। और जो नहीं है वो है द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? जुडिशियल रिव्यू को हम लोग लिए हैं यूएसए से, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कोई भी लॉ अगर पास कर दी है, मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पास होता है, तो वो लॉ कितना रैशनल है उसको हम लोग देखने के लिए इन द सुप्रीम कोर्ट केस कर सकते हैं, रिव्यू पिटिशन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के लिए इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। तो ये हम लोग यूएसए से लिए हैं। चलिए, ठीक है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से नहीं है, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन है, देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज, ठीक है ना, देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज, इसका बड़ा ही आसान आंसर है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है ना। इसका आंसर पहले क्वेश्चन समझिए, देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों होता है? अगर मान लीजिए पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं होता या अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, जो कि यूएसए में है, देखे होंगे आप लोग, बाइडेन जो बोलता है वही होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों का सिस्टम क्या, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ पे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर को अगर हटाएंगे तो उनके अंदर जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है सबको हटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है ना। क्योंकि लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्ट होकर लोग मिनिस्टर सब आते हैं, तो अगर लोकसभा में हम उसमें कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। चलिए, विथ रेफरेंस टू द डीपीएसपी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। इसमें करेक्ट पूछा गया है, तो इसका पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर है BN राव, ठीक है ना, बेनेगल नरसिंह राव। इसको हम जानते होंगे, ही वॉज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, सॉरी, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो BN राव ऑब्जर्व दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर लाइक मोरल परसेप्ट्स फॉर द स्टेट अथॉरिटीज एंड आर ओपन टू फैसाइल क्रिटिसिज्म दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द प्लेस फॉर मोरल परसेप्ट्स। इसका सीधा सा मतलब है, जो कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसमें हम लोग क्या है, उसमें हम लोग जो भी मोरालिटी है उस मोरल का ऊपर जो आप नाम से पता कर सकते हैं, स्टेट को जो डायरेक्ट दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें फाउंडिंग फादर्स का जो भी हैं, जितने भी फाउंडिंग फादर्स हैं, उनका विजन दिया गया है। तो ठीक है, इस विजन को हम लोग ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो कि जस्टिसिएबल भी नहीं है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि DPSP इज़ नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, ठीक है ना। DPSP में जो भी है, इसको फॉलो तो करता है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन मजबूरी नहीं है। अगर नहीं भी करता है तो आप इस पर केस नहीं कर सकते हो कोर्ट में जाके। वही अगर फंडामेंटल राइट अगर नहीं करता है, अगर फॉलो नहीं करता स्टेट गवर्नमेंट, तो आप ऑफ कोर्स कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, जो कि जिसको हम लोग रिट पिटिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए, अगर आप यहीं पर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दें, ठीक है। चलिए, और शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू।